तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अंतर्गत जो पहला आपका करंट अफेयर का टॉपिक है वो है, यहाँ पे एक स्टार्टअप की बात हो रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्टअप की बात हो रही है जिसका नाम है हर स्टार्ट। हर स्टार्ट स्टार्टअप का शुभारंभ किया गया है 4 अक्टूबर 2022 को ये शुरू किया गया था। हर स्टार्ट ये एक स्टार्टअप है और इसकी शुरुआत की गई है 4 अक्टूबर को। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को हर स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय में ये स्टार्ट किया गया है। अहमदाबाद में अवस्थित है गुजरात विश्वविद्यालय। तो यह एक मंच है हर स्टार्ट, जिसमें महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से वो जुड़ पाए। ठीक है, तो हर स्टार्टअप जो है आपका प्रारंभ किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये महिलाओं के स्टार्टअप, उनकी उद्यमिता, उनके नवाचार, इनोवेशंस आज के टाइम पीरियड पे जैसे आप देख रहे हैं बिजनेस, व्यापार और सहूलियत को लेकर के है, खासकर महिलाओं को लेकर। तो कहाँ स्टार्ट हुआ? गुजरात विश्वविद्यालय में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो हर स्टार्ट ये आपको महिलाओं से जुड़ा हुआ स्टार्टअप योजना है। एक तो ये करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा। दूसरा चलते हैं भाई। ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नमो पथ का जो है वो किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। नमो पथ। अब आपने सुना होगा भाई कर्तव्य पथ सुना है हमने, तो नमो पथ क्या है? ये दरअसल एक दमन में जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। ये देवका सी फ्रंट है। नमो पथ देवका सी फ्रंट। ठीक है, नमो पथ देवका एक जगह है। ठीक है, दमन में है, आपकी दमन एंड दीव में। यहाँ पर जो है इसको क्या किया गया है? इनोग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये देश का अपना एक तरह का ऐसा तटीय जो है सैरगाह है जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मतलब एक तरीके से लोगों को अपने जो छुट्टियों में लोग जाते हैं मनोरंजन गतिविधियों को लेकर के, तो यहाँ पे अत्यधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सी फ्रंट बनाया गया है, नमो पथ बनाया गया है जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देश का अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह, सैर करने के लिए लोग जाते हैं ना, जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक नमो पथ बनाया गया है। कहां बनाया गया है आपका? ये बनाया गया है आपका दमन में। ध्यान रखिएगा, दमन में नमो पथ देवका सी फ्रंट। ठीक है, देवका सी फ्रंट जो समुद्र है, समंदर के पास ही जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। टोटल 5.5 किलोमीटर का है। ये 5.5 किलोमीटर लंबाई का आपका ये पूरा देवका सी फ्रंट नमो पथ बनाया गया। ध्यान रखिएगा, नमो पथ कहां बनाया गया है? दमन में। ठीक है, तो लोग जो है छुट्टियों में एंजॉय कर पाए। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये नमो पथ ही है आपका। ठीक है, तो नमो पथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में एक जो है ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा। ठीक है, 11 दिसंबर 2022 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था मोपा का। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका गोवा में पड़ता है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी इसका नाम परिवर्तित, इसका नाम जो है किनके नाम पे रखा गया है? ये आपका मनोहर पर्रिकर के बारे में आप जानते होंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारत के रक्षा मंत्री भी थे। इन्हीं के नाम पर ये मोपा नाम रखा गया है, मनोहर पर्रिकर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे ये पूरा का पूरा रखा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछता है मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो मोपा का मतलब है मनोहर पर्रिकर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे जो है आपका ये रखा गया है। और ये इसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी। ये एक तरीके से गोवा के उत्तरी भाग में अवस्थित है। पणजी से लगभग, पणजी हवाई अड्डा है, पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। तो ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे। ध्यान रखना है, गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो गोवा आपको पता है टूरिज्म को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। टूरिस्ट आते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे, घरेलू और बाहरी दोनों। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर का दृश्य है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर का ये दृश्य है। कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला जो करंट अफेयर्स है वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय। आपको पता है कि रेलवे को लेकर के गति शक्ति विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया गया था और जो है इसके अभी जो है कुलाधिपति बनाए गए हैं, पहले कुलाधिपति। ये कार्यशील हो चुका है आपका, ठीक है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ बना हुआ? गुजरात के बड़ोदरा में। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ बना है? गुजरात में, बड़ोदरा एक जगह है, गुजरात बड़ोदरा, ठीक है। तो अभी इसके पहले कुलाधिपति बने हैं जो अभी वर्तमान रेल मंत्री हैं, खूब चर्चा में थे। अभी रेलवे का हादसा हुआ था तो खूब चर्चा में रहते भी हैं। अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। रेलवे मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अश्विनी वैष्णव, इनको ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है ना भाई। सब लोग लिखते जा रहे हैं, जो जो बताता जा रहा हूं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। और इनको नियुक्त किसने किया? राष्ट्रपति करता है कभी भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहला वाइस चांसलर कौन बना है? पहला कुलपति कौन बना है? आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर मनोज चौधरी, डॉक्टर मनोज चौधरी जो है वो इसके कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं। और कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव जी हैं और कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी है। ये रेलवे से जुड़ा हुआ आपका विश्वविद्यालय है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। ये है अश्विनी वैष्णव जी, इनको बनाया गया है, ठीक है। रेल मंत्री हैं भारत के, ये ध्यान रखना। अगला चलते हैं, नेक्स्ट एक योजना है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ठीक है। ये आपकी मध्य प्रदेश की योजना है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ये आपकी मध्य प्रदेश की योजना है और इसकी घोषणा नवंबर 2022 में की गई। कब की गई? नवंबर 2022 में। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें खाद्यान्न वितरण को लेकर के है, ये एक तरीके से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें जो राशन सामग्री को आवंटित किया जाता है, तो केंद्र से उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचाने का इसमें प्रावधान किया जाएगा और आमतौर पे यही एक उद्देश्य है इसका। और दूसरा, इसमें जो बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं उनको भी जो है बैंक ऋण, वाहन, उचित मूल्य में राशन में खाद्यान्न पहुंचाने का काम जो बेरोजगार युवा हैं उनको सौंपा जाएगा। तो लगभग काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो उचित मूल्य की राशन की दुकानें, मतलब जो पीडीएस सिस्टम से जुड़ी हुई आपकी दुकानें हैं, उन सभी दुकानों में राशन पहुंचाने के काम को लेकर के पूरा का पूरा मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत, युवा अन्न दूत शब्द से आपको पता है जो यूथ है, युवा है, उनको इस काम पे लगाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्यकारी योजनाओं में जुड़ा हुआ खाद्यान्न वितरण को लेकर के उन्हें दुकानों तक पहुंचाने की दिशा में ये पूरा काम किया जाएगा। तो खाद्यान्न वितरण से जुड़ा हुआ है ये पीडीएस सिस्टम और दुकानों को, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं उन युवाओं को भी रोजगार इसमें दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, एक आयोजन हुआ था मिनिकॉन, मिनकॉन, मिनकॉन, मिनकॉन 2022। ये आपका कहां आयोजित हुआ था? मिनकॉन महाराष्ट्र राज्य के खनन निगम और विदर्भ आर्थिक परिषद के द्वारा इसको कराया गया था 14 से 16 अक्टूबर को मिनिकॉन को, ठीक है। ये आपका 14 से 16 अक्टूबर को मिनिकॉन का आयोजन हुआ था। अब मिनिकॉन के अंतर्गत क्या है? ये आपका ये खनन से जुड़ा हुआ है, मिनरल से जुड़ा हुआ है और मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? खनन से। दरअसल देखिए, सरकार, ये नागपुर में आयोजित हुआ था। मिनिकॉन 2022 आपका कहां पे आयोजित हुआ था? नागपुर में। तो ये आपका जुड़ा किससे? माइन, मिनरल्स और मेटल से जुड़ा हुआ है। और इसका उद्घाटन जो किया गया था, नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। आयोजन इसका महाराष्ट्र राज्य खनन निगम के द्वारा करवाया गया था। तो केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जो है यहाँ पर जुड़े थे और उनके द्वारा यहाँ पर एक वक्तव्य बोला गया था कि हम 2024-25 तक थर्मल कोयले का आयात पूरी तरीके से बंद कर देंगे और सरकार का जो लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 90 करोड़ टन कोयले का उत्पादन भारत में ही करना, भारत में ही उसका खनन करना।
तो इसमें दो बहुत बड़े वक्तव्य आए थे, एक तो कोयले के आयात को बंद करने को लेकर 2024-25 में, और दूसरा 90 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करने को लेकर लक्ष्य था। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में सभी को रखनी है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका एक ये महोत्सव मनाया जाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कई सारे महोत्सव मनाए जाते हैं। एक महोत्सव आपका मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो आपका नागापुर में, नागालैंड में मनाया जाता है। कोहिमा जो दीमापुर है वहां पर बहुत बड़े स्तर पे ये मनाया जाता है हॉर्नबिल। वैसे ही एक और महोत्सव है वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव। ठीक है, आपको पता है जनजातियों के द्वारा विशेष तरीके के अपने अपने खुद के महोत्सव हैं। तो ये मेघालय में मनाया जाता है गारो हिल्स में। ठीक है, एक फसल उत्सव है ये, और ये उर्वरता, सूर्य देवता और इनके सम्मान में मनाया जाता है। और इनको मनाने वाली जनजाति आपकी गारो जनजाति है। गारो जनजाति के लोग इसे मनाते हैं, गारो जनजाति से जुड़े हुए लोग मनाते हैं बांग्ला उत्सव। कौन सा? बांग्ला उत्सव, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 100 ड्रम उत्सव के तौर पे भी इसको रखा जाता है। बांग्ला महोत्सव परिश्रम अवधि के अंत तक का प्रतीक है। खेतों में अच्छा उत्पादन जब होता है और जब कटाई का टाइम आता है तब इसको मनाया जाता है मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आमतौर पे चर्चा में रहता है जब कभी भी इसका समय आता है। तो एक आपको ये भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। हॉर्नबिल जो होता है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में होता है और नागालैंड में होता है। पूरी जो नागा समूह की 16 जनजातियां हैं वो सारी जनजातियां उसमें सहभाग करती हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का जो है उदाहरण वो किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किया गया है मोदी शैक्षणिक संकुल। ठीक है, कहां किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में 10 अक्टूबर 2022 को किया गया है। 10 अक्टूबर 2022 को किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है आपका, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसमें होगा क्या? यह जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए क्या की जाएंगी? सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल परिसर मिलेगा और उनके समग्र विकास को लेकर के ये जो है इस पे काम किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मोदी शैक्षणिक संकुल, इसको लेकर के न्यूज में था, चर्चा थी। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर्स। बड़ा आप शानदार भव्य नज़ारा देख रहे होंगे और ये जो है भगवान महाकाल, भगवान शिव उज्जैन का ये पूरा दृश्य है। और एक परियोजना आपको पता है इस समय बड़े स्तर पे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। बनारस में भी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, उसी तर्ज पे महाकाल लोक परियोजना आपकी बनाई गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो महाकाल मंदिर जो है, महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का और उज्जैन में अवस्थित है आपका। ठीक है, तो महाकाल लोक क्षेत्र में जो बड़े स्तर पे भीड़ भाड़ होती है, बड़े स्तर पे श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं, उसकी विरासत संरचनाओं का संरक्षण करना, जीर्णोद्धार करना और इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर पर लगभग मंदिर परिसर का 7 गुना विस्तार किया जाएगा। उसके आसपास का जो आरक्षण है उसे, वो जो आपका जो है माफ करिएगा, वहां पे जो आसपास जो बड़े स्तर पे लोगों के द्वारा एक अव्यवस्थित जो वातावरण होता है उसको जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना जो है आपकी स्टैब्लिश की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको 2 चरणों में पूरा किया जाना है। अब इसका पहला चरण जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो बड़े स्तर पे ये काम हो रहे हैं। 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक परियोजना, ध्यान रखना है, महाकाल लोक परियोजना। तो ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है जो कि उज्जैन में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। एक पार्टी है, आपको पता है टीआरएस। ठीक है, टीआरएस का फुल फॉर्म है तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये एक राजनीतिक पार्टी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसके जो एक तरीके से अध्यक्ष हैं वो है के चंद्रशेखर राव, ये भी जानते हैं, इस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। तो तेलंगाना के नाम से ही ये तेलंगाना से जुड़ी हुई है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। इन्होंने अभी इस पार्टी का नाम बदल दिया है, इसका नाम रख दिया है भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल चुका है, इसका नाम हो गया भारत राष्ट्र समिति। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि भारत से राष्ट्रीय स्वरूप आता है, तो तेलंगाना अब टीआरएस चाहती है कि भैया नेशनल लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे चुनाव लड़े, तो दल को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए इसका नाम हो चुका है बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति। ठीक है, चुनाव चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, एम्बेसडर कार है ना, सभी का सपना हुआ करती थी एक समय एक कार। ये कंपनी खत्म हो गई। अब आपके सामने देख रही होंगी, इनके बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है ये, और इनका नाम है मैथिली ठाकुर। ठीक है, बहुत कम उम्र में इन्होंने जिस तरीके की ख्याति प्राप्त की है, और वो अपने जो है कौशल के दम पे, है ना, बहुत बड़ी लोक गायिका हैं ये। तो मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया है निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैथिली ठाकुर को क्या है, बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है, ताकि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिले, पहले 2019 में मधुबनी जिले का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब पूरे जो है मैथिली ठाकुर को पूरे बिहार के लिए जो है स्टेट आइकन के तौर पे इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा भी मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के प्रचार प्रसार के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन के तौर पे इनको बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है चुनाव को लेकर के। ये आपकी तेलंगाना राष्ट्र समिति अब हो चुकी है भारत राष्ट्र समिति। ये आपका महाकाल लोक परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मोदी शैक्षणिक संकुल जो है बनाए गए अहमदाबाद में, गुजरात में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। बांग्ला उत्सव जो है ये मणिपुर मेघालय की गारो जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद आपका ये मिनकॉन 2022, ये माइन मिनरल्स और मेटल से जुड़ा हुआ आपका एक पूरा का पूरा कार्य जो है एक तरीके से एक आपका एक कॉन्क्लेव है जो बुलाया जाता है। और इसके बाद ये मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना है, और ये खाद्यान्न वितरण से जुड़ी हुई है आपकी मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। ठीक है, और इसके बाद ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात बड़ोदरा में है, वहाँ के जो है ये वहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में ये है। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए, ये है मोआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मनोहर पर्रिकर जी के साथ जुड़ा हुआ है गोवा में। इसके अलावा जो है नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है जो है नमो पथ को, और ये आपका दमन में किया गया है नमो पथ को। और हर स्टार्ट ये महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, हर स्टार्ट। तो ये आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु थे भाई। ठीक है ना, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है ना, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और उनमें से एक है आपका महाकाल। चलिए, तो ये आप सभी के करंट अफेयर्स की आज की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आप सभी लोग इनको एक बार अच्छे से याद करिए, बढ़िया से रट लीजिए। मैं जितना आपको बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे करते जाइए, आपको करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए।